हेलो, नमस्कार। आज हम पिछला वीडियो से आगे का अध्ययन करेंगे। आशा करते हैं कि आप अपने घर में बैठ कर के ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई तुम्हारे द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत आप ऑनलाइन वीडियो देख रहे होंगे। तो आप घर में सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते जाइए। और जो वीडियो ऑनलाइन जो आपके मोबाइल में आ रहे हैं cgschool.in में, उन वीडियो को लगातार आप देख करके अध्ययन कर सकते हैं। तो आज हम जनन स्वास्थ्य के भाग 2 में पढ़ेंगे जनसंख्या विस्फोट के बारे में। जनसंख्या विस्फोट क्या है? जनसंख्या विस्फोट हम किसे कहते हैं? सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि जनसंख्या विस्फोट वास्तव में जब किसी विशेष क्षेत्र में अनियंत्रित ढंग से जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है तो उसे हम कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। यानी अचानक जनसंख्या बढ़ जाती है। अभी आपने देखा होगा कोरोना संक्रमण में अचानक किसी शहर में कोरोना की जो संख्या है अचानक किसी दिन बढ़ जाती है, तो एक विस्फोट होता है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे? जनसंख्या विस्फोट। तो हमारा भारत देश जो है पिछली शताब्दी में किए गए विभिन्न क्षेत्रों में चहुमुखी विकास से लोगों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ है और बेहतर जीवन दशाओं के साथ साथ व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि में विस्फोटक प्रभाव डालती हैं। अगर हम हमारे देश हमारे विश्व की जनसंख्या पिछली जनसंख्या को देखें, जैसे सन 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 2 अरब 200 मिलियन थी, जो सन 2000 ईस्वी में तेज़ी से बढ़कर 6 अरब 600 मिलियन हो गई। और इसी तरह से हमारे भारत देश में भी देखी गई है। हमारी जनसंख्या जो देश की आबादी के समय देश की आज़ादी के समय लगभग 350 मिलियन अर्थात 35 करोड़ थी, वह सन 2000 में तीव्र जनसंख्या दर से 1 अरब अर्थात 100 मिलियन से ऊपर पहुंच गई। कहने का मतलब यह है कि हमारे देश की जनसंख्या है निरंतर जो है बढ़ते जा रही है। इसका कारण संभवतः क्या हो सकता है? मृत्यु दर में गिरावट तथा मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी के साथ साथ जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। मृत्यु दर क्या हो रही है? उसमें कमी आ रही है। शिशु मृत्यु दर में कमी आ रही है। इस कारण से जो है जनसंख्या वृद्धि बढ़ते जा रही है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आगे हम और उन कारणों को देखेंगे। तो इस प्रकार जब जनसंख्या बढ़ जाएगी हमारे देश की, तो एक चेतावनीपूर्ण हमारे लिए एक चेतावनी हो जाएगी कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनका नितांत अभाव हो सकता है, जैसे कि अन्न, आवास, कपड़े आदि। भले ही हम इन सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे हैं, हमारे औद्योगिक क्षेत्र प्रगति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता कम पड़ सकती है हमको। तो जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या क्या हो सकते हैं? जनसंख्या विस्फोट का कारण हो सकता है, सबसे पहला कारण है जन्म दर में वृद्धि। हमारे देश की जो जन्म दर है उसमें लगातार वृद्धि होते जा रही है, ये एक प्रमुख कारण है। दूसरा कारण है मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में हमारी सुविधाएं बहुत सारी बढ़ गई हैं, बहुत सारे क्या कहना चाहिए, जो अस्पताल बहुत सारे हो गए हैं, बहुत सारी बीमारियों के इलाज अब हो जाते हैं। इस कारण से आदमियों की जो मृत्यु दर है उसमें कमी आ गई है। प्रजनन दर का उच्च होना, जो जनन दर है यानी बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, इसलिए जनन दर अधिक होने से भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। कम उम्र में विवाह, ये विवाह की जो एक निर्धारित आयु शासन के द्वारा निर्धारित की गई है, जिसमें युवा जो लड़का है उसकी आयु 21 वर्ष और लड़की है उसकी आयु 18 वर्ष, उसके पहले ही विवाह कर दिया जाता है। और जनन की दृष्टि से परिपक्व हो जाना, कम उम्र में जनन की दृष्टि से परिपक्व हो जाते हैं, इसके कारण भी जनसंख्या जो है निरंतर बढ़ते जा रही है।
निम्न सामाजिक स्तर, हमारा कई क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर सामाजिक स्तर बहुत निम्न है, सोच जो है लोगों की छोटी है और जिस कारण से अपने परिवार को वो बढ़ा लेते हैं, जिसके कारण भी जनसंख्या बढ़ रही है। निरक्षरता, लोगों में अभी भी निरक्षरता है, उनमें जागरूकता नहीं है। सामाजिक कुरीतियाँ, बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास है, इसके कारण भी जनसंख्या वृद्धि बढ़ते जा रही। सामाजिक कुरीतियों में हम देख सकते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि संतान जो है भगवान का देन है, देते जाओ, यानी भगवान जितना दे रहा है उतना ले लो, ऐसा। फिर कन्यादान करना एक पुण्य कार्य है, ये सामाजिक कुरीतियाँ हैं हमारे यहाँ। फिर अधिक संतानें परिवार की आय को बढ़ाती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे पुत्र जो है हमारा जो है कुल का दीपक होता है, ऐसा बहुत सारे अंधविश्वास हैं, कुरीतियाँ हैं, उसके कारण भी धीरे धीरे करके जनसंख्या वृद्धि होते जा रही है। अब अगला हम देखते हैं जन्म जो नियंत्रण है जनसंख्या विस्फोट में, या जन्म नियंत्रण कह सकते हैं, इसको कैसे हम रोक सकते हैं, उसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण उपाय है इसका, लघु परिवार को बढ़ावा देने हेतु गर्भ निरोधक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। अगर हमारा परिवार छोटा होगा तो ऑटोमेटिक हमारा जो है हमारी जनसंख्या जो है कम होती जाएगी। इसके लिए बहुत सारे और भी उपाय हो सकते हैं, जैसे कि विवाह की आयु को बढ़ा दिया जाना चाहिए, जो अभी आयु निर्धारित की गई है उसको और ज़्यादा जो है बढ़ा करके शादी करनी चाहिए, ज़्यादा उम्र में शादी करनी चाहिए। जन्म दर को कम करके हम नियंत्रण ला सकते हैं। शिक्षा का प्रसार करके, लोगों को जागरूक करके भी हम ये जन्म दर को हम या जन्म नियंत्रण को हम कम कर सकते हैं। छोटे परिवार के महत्व को बताना चाहिए लोगों को कि छोटा परिवार अगर होगा तो आप अपने भविष्य को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जिनके द्वारा हम जन्म नियंत्रण कर सकते हैं। तो जो हमारा एक लघु परिवार को बढ़ावा देने हेतु गर्भ निरोधक उपाय हैं, उस पर हम आगे देखते हैं कि क्या क्या उपाय हो सकते हैं, क्या क्या विधियां हो सकती हैं जन्म नियंत्रण की। जन्म नियंत्रण की कौन कौन सी विधियां हैं, तो यहाँ देखेंगे हम एक चार्ट के माध्यम से। इसमें देखिएगा कि जन्म नियंत्रण की मुख्य 2 विधियां हैं। कौन कौन सी 2 विधियां हैं? प्राकृतिक विधि, कृत्रिम विधि। और प्राकृतिक विधि में क्या होता है कि जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया, जिसमें हम प्राकृतिक रूप से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं जन्म नियंत्रण को। इसमें कुछ उपाय हैं, जैसे कि सावधिक संयम या लप विधि बोलते हैं इसको। इसमें संयम बरत करके जो पुरुष और स्त्री होती हैं, संयम बरत करके भी प्रजनन दर को कम कर सकते हैं। बाह्य स्खलन इसका एक विधि है, उपाय है इसका। स्तनपान अनार्तव, इसमें कहा जाता है कि अगर जो माता जो होती है वो शिशु है उसको अगर लगातार स्तनपान कराती है इतने दिनों तक वो आगे माँ नहीं बन सकती। तो लगातार वो जो है शिशु को जो शिशु है उसको स्तनपान कराना चाहिए। ये प्राकृतिक रूप से कुछ विधियां हैं, इनके द्वारा हम जन्म नियंत्रण कर सकते हैं। कृत्रिम विधियां, आर्टिफिशियल मेथड बोलते हैं, या इसे हम वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। वैज्ञानिक विधियों के द्वारा भी हम जन्म नियंत्रण कर सकते हैं। वैज्ञानिक विधियां हैं, 3 प्रकार से हम इसका कर सकते हैं। पहला है मुखीय निरोधक गोलियां। इसमें महिलाएं जो है कुछ टेबलेट्स खाती हैं, कुछ गोलियां आती हैं जिनमें इसको गर्भ निरोधक के लिए गोलियां आती हैं, जैसे माला डी, सहेली करके टेबलेट आती हैं, माला डी एन, माला डी। ये बहुत सारी आजकल बाज़ारों में मेडिकल स्टोर्स में दवाइयाँ आती हैं, जिनको डॉक्टर की सलाह से हम ये दवाइयाँ ले करके गर्भ निरोध का उपाय कर सकते हैं। ये टेबलेट्स जो होती हैं इनका काम क्या होता है? ये गोलियाँ कुछ ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं इनके अंदर जो अंड निर्माण पर रोक लगाकर गर्भ धारण को रोकते हैं। इन गोलियों का काम यही होता है। कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं इस टेबलेट्स में
जो मुख्य रूप से जो हार्मोन्स पाए जाते हैं वो होते हैं एस्ट्रोजन एवं प्रोटेस्टिरॉन। एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन, ये 2 हार्मोन्स पाए जाते हैं। ये जो है गर्भ धारण की क्षमता को रोक देते हैं, अंड निर्माण की क्षमता को वो रोक देते हैं। दूसरा है शुक्राणु व अंडाणुओं को निषेचन से रोकना। गर्भधारण कब होगा? जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेंगे तभी गर्भधारण होगा। तो इस क्रिया को रोकने के क्या क्या उपाय हैं, इन पे भी हम चर्चा करेंगे। और तीसरा है चिकित्सकीय गर्भ समापन, यानी डॉक्टर की सलाह से गर्भपात कराना। इसको बोलते हैं चिकित्सकीय गर्भ समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये है, हम देखते हैं शुक्राणु व अंडाणुओं को निषेचन से रोकना, इसके क्या क्या उपाय हो सकते, कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं। तो इसमें कुछ डिवाइस हैं, डिवाइस के माध्यम से इंट्रा यूरेटिन कॉन्स्टिट्यूटिव डिवाइस, इंस्ट्रा है ना, इंट्रा यूरेटिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस IUCD के द्वारा बहुत सारे जैसे लूप्स होते हैं, कापर्टी होती हैं, इनका उपयोग करके गर्भधारण को रोका जा सकता है। कंडोम के द्वारा भी गर्भधारण को रोका जा सकता है। डायफ्राम, फिर फेमिडोम, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी क्या है, इस पे हम देखते हैं। एक मैं चित्र आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है वेसेक्टोमी, यानी ये क्या होता है, ये पुरुष नसबंदी कहते हैं इसको, वेसेक्टोमी को। इसमें जो शुक्रवाहक होता है उसको, या शुक्रवाहक को काट करके इसको बांध दिया जाता है यहाँ पर, एक पुरुष नसबंदी इसको कहा जाता है, इसको बोलते हैं वेसेक्टोमी। ये है ट्यूबेक्टोमी, इसमें जो फैलोपियन ट्यूब होता है मादा में, उसको काट करके इसमें बांध दिया जाता है, इसको बोलते हैं महिला नसबंदी। इस प्रकार से हम वैज्ञानिक विधियों के द्वारा भी हम जन्म नियंत्रण कर सकते हैं, गर्भधारण क्षमता को रोक सकते हैं। इसके बाद आता है सगर्भता का चिकित्सीय समापन, MTP इसको बोलते हैं, है ना, MTP। अभी हमने कहा था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है, जो महिला पुरुष होते हैं, जो दंपति होती है, वो गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले डॉक्टर के पास जाती हैं महिलाएं, और उनको डॉक्टर से सलाह लेती हैं, या अपने स्वैच्छिक रूप से या जानबूझ करके गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात, इसको हम चिकित्सकीय सगर्भता समापन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। और इसको भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1973 में एक कानून बनाया है, जिसमें चिकित्सकीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी 1971 में। इस प्रकार के प्रतिबंध अंधाधुंध और गैर कानूनी मादा भ्रूण हत्या तथा भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए, जो अभी भी भारत देश में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस प्रकार से सगर्भता चिकित्सीय समापन भी किया जा सकता है। अगला बिंदु है चिकित्सकीय सगर्भता समापन क्यों, है ना, ये जो MTP क्यों कराते हैं, इसको कई कारण हो सकते हैं। जैसे निश्चित तौर पर इसका उत्तर यही आएगा कि अनचाही सगर्भताओं से मुक्ति पाना। अगर हमको अभी बच्चा नहीं चाहिए तो हम उससे मुक्ति पाने के लिए क्या करा लेते हैं, MTP करा लेते हैं। फिर चाहे वे लापरवाही से किए गए असुरक्षित यौन संबंधों का परिणाम भी हो, या मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपायों के असफल रहने या बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण हो सकता है। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण हम MTP कराते हैं, जो समाज में लोग कराते रहते हैं। बहुधा ऐसा देखा गया है कि यह पता चलने पर कि भ्रूण मादा है, MTP कराया जाता है, जो कि पूरी तरह गैर कानूनी है। अगर हम इस प्रकार से अगर पता चलता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा मादा है, तो लोग जो है उसका क्या करा लेते हैं, MTP करा लेते हैं। इस प्रकार के व्यवहार से बचना चाहिए, क्योंकि यह युवा माँ और भ्रूण दोनों के लिए खतरनाक होता है। इसमें
भ्रूण के लिंग को पता करने के लिए एक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस के द्वारा लिंग का पता कर सकते हैं, उसके गुणसूत्रीय संरचना को हम पता कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस गर्भस्थ पल रहे शिशु में गुणसूत्रीय संरचनात्मक तथा संख्यात्मक असमानता का पता लगाया जा सकता है। इसके लिए क्या किया जाता है कि जो गर्भस्थ शिशु होता है अपने माँ के गर्भाशय में जब होता है तो उसकी कब करा सकते हैं इसको हम, लगभग 8 से लेकर 12 सप्ताह के बीच, जब गर्भ जो है 8 से लेकर 12 सप्ताह के बीच होता है, उसी समय उसको हम करा सकते हैं। तो जो बालक बच्चा जो होता है वो अपनी माँ के गोद में, माँ के गर्भ में होता है, तो उसके बच्चे की चारों तरफ एक द्रव पाया जाता है जिसे बोलते हैं इम्नियोटिक द्रव। उस द्रव को सिरिंज के द्वारा निकाला जाता है। ध्यान रखा जाता है कि उस गर्भस्थ शिशु को चोट नहीं पहुंचना चाहिए, उसको क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए और उसको निकाल करके, द्रव को निकाल करके उसके क्रोमोसोम्स या गुणसूत्रों का सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अध्ययन किया जाता है। अगर किसी प्रकार का उसमें गुणसूत्रीय असमानता पाई जाती है तो उस महिला को गर्भपात की सलाह दी जाती है और उसमें X तथा Y गुणसूत्र को इस उपस्थिति के आधार पर शिशु के लिंग का भी पता लगाया जा सकता है। और इस प्रकार से हम एमनियोसेंटेसिस करके गर्भस्थ बच्चे के क्रोमोसोम्स के बारे में, गुणसूत्रों के बारे में और उसके लिंग के बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो ये एक टेक्निक है एमनियोसेंटेसिस। आगे देखते हैं। यौन संचारित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, STD जिसको कहते हैं। क्या होते हैं ये यौन संचारित रोग? कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन या लैंगिक संपर्क द्वारा संचारित होते हैं उन्हें सामूहिक तौर पर हम यौन संचारित रोग या STD या रतिज रोग या VD संक्रमण कहा जाता है। तो मैथुन के कारण या लैंगिक संपर्क के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसे हम यौन संचारित रोग कहते हैं। इसके बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे सुजाक या गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पिस, जेनेटिक परिसर या जेनेटाइल हर्पिस कहते हैं, जेनेटिल हर्पिस कहते हैं, क्लैमिडियाता, ट्राइकोमोनस्ता, लैंगिक मस्से, यकृत शोथ बी, और अभी जो सबसे खतरनाक जो होता है और चर्चित है, बहुत घातक रोग है जो है HIV एड्स। ये सामान्य रूप से ये क्या होते हैं, संचारित यौन संचारित रोग होते हैं और इनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है एड्स या HIV संक्रमण। और इनमें से जो संक्रमण जैसे यकृत शोथ बी तथा HIV संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति से साझे प्रयोग वाली सुइयों, टीकों या शैल क्रिया औजारों तथा दूषित रक्तधन, ब्लड अगर खून देते हैं हम, जिसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, फिर संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु में संचारित हो सकते हैं। तो ये एड्स या यकृत शोथ भी काहे से हो सकते हैं? किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग की गई सुई के द्वारा या ऑपरेशन में उपयोग होने वाले औजारों के द्वारा या दूषित खून अगर हम किसी को देते हैं तो वो उसके द्वारा, या गर्भस्थ जो बच्चा है अगर उसकी माता संक्रमित है एड्स के द्वारा तो भी ये रोग जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। इनमें से जो अभी जो हमने जो बात करी यकृत शोथ बी, जननिक परिसर तथा HIV संक्रमण को छोड़ करके बाकी सभी यौन रोग पूरी तरह से उपचार योग्य। जितने अभी हमने चर्चा किया जिन रोगों का, उनमें से ये 3 रोग को छोड़ दें हम तो उनके बाकी जो बचते हैं वो उनका हम उपचार कर सकते हैं, बशर्ते कि शुरुआती अवस्था में हम पहचाना एवं उनका उचित ढंग से इलाज कराया जाए। अगर शुरू से ही उनको हम जैसे ही हम पता चलता है कि ये बीमारी है, उसके लक्षण हैं, तो डॉक्टर को दिखा करके हम इसका इलाज कर सकते हैं। यौन संचारित रोग स्वस्थ समाज के लिए खतरा है, इसलिए इनकी प्रारंभिक अवस्था में पहचान तथा रोग के उपचार को
जनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुखता दी गई है। यद्यपि सभी लोग इस संक्रमण के प्रति अति संवेदनशील हैं, लेकिन 15 साल से लेकर के 24 आयु वर्ग के लोगों में इनकी घटनाएं बहुत अधिक संख्या में दर्ज की गई हैं, और वह आयु वर्ग जिसमें आप सभी आते हैं। लेकिन घबराइए मत, इसका बचाव है, इससे हम बच सकते हैं। तो बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? घबराइए मत, इसके बचाव का उपाय आपको आपके हाथों ही में। क्या कर सकते हैं इसके लिए? आप कुछ बातों, नीचे जो बातें दी गई हैं उन बातों का पालन करके आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे कि किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध न रखें, विशेष है ना, मैथुन के समय सदैव कंडोम का इस्तेमाल करें। यदि कोई आशंका है तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिलें, और रोग का पता चले तो पूरा इलाज कराएं। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही अध्ययन करेंगे, और आगे का जो भाग है हम अगली वीडियो में, अगले भाग में इसको देखेंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन पढ़ाई करिए। धन्यवाद।